हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम बीपीएससी ऑडिटर की इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के माइक्रो सेक्शन पे डिस्कस करने वाले हैं। माइक्रो सेक्शन के अंतर्गत हमारा जो डिस्कशन का जो चैप्टर है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की लोच। मांग की लोच से संबंधित एक वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका था। आज हमारा सेकेंड वीडियो है जिसमें हम मांग की लोच को मापने की रीतियाँ के बारे में पढ़ेंगे, यानी मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। यानी मांग की लोच को कितने तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, इस रीति को पढ़ेंगे, मेथड को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके संदर्भ में यही कहूँगा कि मांग की लोच को मापने की तीन विधियाँ हैं। फर्स्ट है प्रतिशत या अनुपातिक रीति, जिसे परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनल मेथड कहते हैं। सेकेंड में कुल आगम और व्यय रीति, जिसे टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। थर्ड में ज्यामिति रीति और बिंदु रीति है, जिसे ज्योमेट्रिकल और पॉइंट मेथड कहते हैं। इसी तीन मेथड के आधार पे हम लोग मांग की लोच का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं की पॉइंट को बना लिया हूँ। इसी की पॉइंट के आधार पे मैं सारे टॉपिक, आज के सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये हमारा की पॉइंट है, यानी ये हमारा शॉर्ट नोट्स है, केवल मैं इसमें पॉइंट लिखा हूँ और इसी पॉइंट के आधार पे मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा इसी संदर्भ में, जो भी स्टूडेंट बिगिनर हैं, जिन्हें इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर का आइडिया नहीं है, उनको ये करना चाहिए कि हमारे पेड ग्रुप वाले सेक्शन में जुड़ जाना चाहिए। ठीक है, और जुड़ करके जो भी मैं पीडीएफ दे रहा हूँ उस पीडीएफ को केवल पढ़ करके आप एग्जामिनेशन हॉल में चले जाइए, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पेड ग्रुप जो हमारा है उस पेड ग्रुप में मैं जो आंसर क्वेश्चन जो सेंड करता हूँ वो बीपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही करता हूँ। उसमें किसी भी क्वेश्चन को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देता हूँ और उस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा उसको मैं 5 से 6 पेज में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, 5 to 6 पेज में। तो अगर आप इतना लिख देते हैं एग्जामिनेशन में तो आपको अप्रोक्स 70% मार्क्स ज़रूर आ जाएगा विदाउट किसी बुक को पढ़े हुए। ये मेरी बातों पर आपको बिलीव करना होगा, विश्वास करना होगा। इस वीडियो में केवल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा और 1 से 2 दिन के बाद इससे रिलेटेड जो भी लॉन्ग आंसर होगा, ठीक है, जिसमें सब कुछ आपका लिखा हुआ रहेगा, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ रहेगा, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन, सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, बिल्कुल कंप्लीट आंसर होगा, उसे मैं पीडीएफ ग्रुप में ऐड कर दूंगा और आप हमारे पीडीएफ ग्रुप से ऐड हो करके आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे पीडीएफ ग्रुप में ऐड होने के लिए आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है 8539861302। ठीक है, इस नंबर पे आप मैसेज दे करके आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं और ये निश्चय ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आज हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की आज हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। इस चीज़ को मैं आज भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद मैं मेन अपने टॉपिक पर आऊँगा। लॉ ऑफ डिमांड में होता क्या है, ये इस रूल का जो प्रतिपादन किए थे वो मार्शल महोदय ने किया था। किसने किया था? मार्शल महोदय किए थे। उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में अगर किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो उस वस्तु का डिमांड घटता है
और अगर प्राइस अगर घटेगा तो उस वस्तु का डिमांड बढ़ेगा। यही कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड, जिसे मार्शल साहब ने दिया था। इसे फिगर के माध्यम से, मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि जब हमारी वस्तु का प्राइस पी था तो उस वस्तु का डिमांड कितना हो रहा था, क्यों डिमांड हो रहा था। इधर वस्तु का डिमांड है, ये डिमांड है, एक्स एक्सिस पर क्या है, डिमांड है, और वाई एक्सिस पर प्राइस है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे प्राइस पी से बढ़ कर के P2 हो जाता है, उसी तरह हमारा जो डिमांड है वो क्यू से घट करके Q2 हो जा रहा है, आप मैप में देख सकते हैं। और जैसे हमारा प्राइस यानी वस्तु की कीमत P से घट करके P1 हो जाती है, तो वस्तु का जो डिमांड है बढ़ करके Q1 हो जाता है। यही लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ का मैंने पॉइंट इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद हम लोग इसके मेजरमेंट पे आएंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि किसी भी वस्तु की कीमत को घटने के पश्चात उस वस्तु का डिमांड बढ़ता है। ठीक है, और किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड जो है घटेगा। यही दो रूल कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे आते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग इसके मेजरमेंट के प्रोसेस पर आएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दे रहा हूँ, ताकि जिसे पहले जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है उनको भी समझ में आ जाए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ईडी ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ईडी। ईडी का मतलब हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ई से इलास्टिसिटी और डी से डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पिछले क्लास में मैं बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। वस्तु की मांगी गई मात्रा में यानी क्वांटिटी में जो अनुपातिक परिवर्तन हुआ, अगर उस चीज़ का अगर हम रेशियो निकालते हैं वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से, ठीक है, तो यही हमारा कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहला गया कि वस्तु की मांगी गई कीमत में अनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। यानी यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये जो डेल्टा क्यू है ना, ये Q2 माइनस Q1 होता है। डेल्टा क्यू बराबर Q2 माइनस Q1 होता है। यानी वस्तु की पहली मांगी गई मात्रा है, यहाँ पर Q क्या है, यहाँ पर अगर मैं डेल्टा क्यू की अगर मैं बात कर रहा हूँ Q2 माइनस Q1, तो वस्तु की लास्ट में मांगी गई मात्रा यानी वस्तु का प्राइस में चेंजिंग हुआ तो उस वस्तु का कितना डिमांड किया जा रहा है, और वस्तु के प्राइस जब पहले था तो उसमें वस्तु का कितना डिमांड था, यही Q2 माइनस Q1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब वस्तु की पहले वाली डिमांड को, सॉरी, वस्तु की बाद वाली डिमांड को जब पहली वाली डिमांड से घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब हमें डेल्टा क्यू मिलता है। यानी डेल्टा क्यू बराबर Q2 माइनस जो Q1 है, यही है डेल्टा क्यू। और इसमें ये जो डेल्टा क्यू निकला, इस डेल्टा क्यू में से डेल्टा क्यू को जब Q1 से डिवाइड करते हैं, Q1 क्या हो गया, प्रारंभिक मांग, वस्तु की प्रारंभिक मांग को जब डिवाइड करते हैं, ठीक है, तब हमारा ये चीज़ होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए, डेल्टा पी का मतलब हो गया P2 माइनस P1। डेल्टा पी का मतलब क्या हो गया, ये जो डेल्टा पी है इसका मतलब P2 माइनस P1, यानी वस्तु की बाद का प्राइस, वस्तु के बाद का कीमत है ये, और वस्तु के पहले वाली कीमत, यानी वस्तु का पहले कितना कीमत था और वस्तु के बाद में कितना कीमत हुआ, प्राइस हुआ। अगर हम दूसरे में से पहले प्राइस को अगर घटा देते हैं, तब ये हमारा मिलता है डेल्टा पी।
क्या मिलता है, डेल्टा पी। और इस डेल्टा पी जो हमारा मिला, ये जो डेल्टा पी हमें मिला, इसको जब हम P1 से डिवाइड कर देते हैं, P1 से डिवाइड, P1 क्या है, वस्तु की पहले की प्राइस, वस्तु वस्तु की पूर्व कीमत, वस्तु की जो पहले की जो कीमत है ना, जो प्राइस है, वही P1 है। यानी अब आप इस फॉर्मूला को समझ गए होंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, ठीक है, बटा वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, यानी डेल्टा क्यू अपन Q1 और डेल्टा पी अपन P1, यही हुआ। तो यही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हुआ। इसके पश्चात हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो मापने का जो प्रोसेस मैंने बताया था, फर्स्ट मैंने प्रोसेस किया था हम लोगों का प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन, ठीक है। तो इस पर अभी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुल आगम और उसके बाद ज्यामिति रीति पर। तो प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए, इलास्टिसिटी ई यानी इलास्टिसिटी हो गया, आप इसे ईडी भी लिख सकते हैं, इसे आप ईडी भी लिख सकते हैं। तो मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, और मांग में अनुपातिक परिवर्तन, इस चीज़ को हम कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज़ को निकालने के लिए मांग में कितना परिवर्तन हुआ, मांग में कितना परिवर्तन हुआ, यानी आप डेल्टा क्यू की बात कर रहे हैं। मांग में परिवर्तन को डेल्टा क्यू से इंडिकेट किया जाता है ना, Q2 माइनस Q1। डेल्टा क्यू बराबर बाद में मांगी गई वस्तु की मात्रा और पहले वाली मांगी गई वस्तु की मात्रा को घटा देते हैं तो मांग में परिवर्तन निकलता है, ठीक है। इसके पश्चात पूर्व मात्रा और नवीन मात्रा को 2 से डिवाइड कर देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि Q1 माइनस Q2, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Q2 माइनस Q1 भी लिख सकते हैं। और इसमें जो है पूर्व मात्रा, जो पहले का मात्रा Q1 है और यहाँ पे नवीन मात्रा Q2 है, तो जब इसका रेशियो निकाल देंगे तो आपको ये चीज़ आपको निकल जाएगा। यानी Q1 माइनस Q2, ठीक है, डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। हालांकि ये माइनस नहीं होता है, ये जो है माइनस का चिन्ह नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आप Q2 में से भी Q1 को घटा सकते हैं या Q1 में से भी Q2 को घटाते हैं, तो इसमें नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं किया जाता है। उसी तरह इस फॉर्मूला के आधार पे कीमत में परिवर्तन P1 माइनस P2 और पूर्व कीमत नवीन कीमत बटा 2, तो ये क्या निकल गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल गया, ठीक है। इसी को जब आप ब्रेक करेंगे, छोटे छोटे भागों में बांटेंगे, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। यही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, किस मेथड से, प्रतिशत मेथड से। अभी हम लोगों ने देखा परसेंटेज मेथड, इस चीज़ को कहा जाता है परसेंटेज मेथड, ठीक है, परसेंटेज मेथड। अब हम लोग आते हैं सेकंड मेथड की तरफ। इसको हम लोग कहते हैं कुल व्यय या कुल आगम रीति, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। कुल व्यय का मतलब क्या हुआ कि किसी भी वस्तु को जब हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो कुछ ना कुछ पैसा का तो एक्सपेंडिचर होता है ना, कुछ ना कुछ तो हम पैसा को खर्च करते हैं, तो उसी को कहा जाता है टोटल आउटले। टोटल आउटले का मतलब है मैंने कुल कितना खर्च किया, कुल आगम, टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया, कुल व्यय कितना किया, टोटल आउटले कितना किया। तो आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे कि किसी भी वस्तु को खरीदने में जो पैसा खर्च किया जाता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वस्तु की कीमत जितना है और वस्तु की मांग कितना है। अगर वस्तु की कीमत मान लिया जाए कि 5 रुपया, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। और 5 रुपया जब वस्तु का कीमत है, इसे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरीके से मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। इलास्टिसिटी
जब इस मेथड को हमने क्या कहा था, इस मेथड का मैंने क्या नाम लिया था, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड जो आपका है, इसमें इलास्टिसिटी 1 भी आ सकता है, इलास्टिसिटी का मात्रा ग्रेटर देन 1 भी आता है, इलास्टिसिटी का मात्रा लेस देन 1 भी आता है। तो इसमें आप देखेंगे कि कब इक्वल टू 1 होगा, कब ग्रेटर देन 1 होगा, कब लेस देन होगा। इसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल में आप लोगों को दे रहा हूँ। मान लिया जाए कि किसी वस्तु की जो कीमत है, प्रारंभ में कीमत 5 रुपया है, प्रति पीस वस्तु का कीमत 5 रुपया है। मान लीजिए कि कुछ समय के बाद उस वस्तु का कीमत जो है 4 रुपया हो गया, ये 4 रुपया हो गया, ठीक है। जब वस्तु का कीमत 5 रुपया था ना, तो उस वस्तु का जो डिमांड था, डिमांड जिसे हम क्यू से इंडिकेट करते हैं, वो 400 यूनिट था, और वस्तु Q2 का जो डिमांड था वो 500 यूनिट था, ठीक है। तो जब आप, ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे, अब टोटल आउटले जब निकालेंगे हम इस फॉर्मूला के आधार पर, ऊपर वाले फॉर्मूला के आधार पर, तब हमारा क्या हुआ, आप मल्टीप्लाई कीजिए। 5 में जब 400 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हुआ, 2000, सॉरी, हाँ 2000 हो गया, ठीक है। और जब 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब 4 रुपया के दर से 500 वस्तु को खरीद लिए, तो इसमें भी इसका वैल्यू कितना आ गया, 2000 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर आरंभिक जो खर्चा हो रहा है ये भी 2000 रुपया हो रहा, और बाद में जब वस्तु का प्राइस में चेंजिंग हुआ ये भी 2000 रुपया हुआ, ठीक है। यानी कहने का मतलब है टोटल E1 बराबर टोटल E2 बराबर कितना हो गया, 2000 रुपया हो गया। यानी कुल आगम पहले वाला आगम, या कुल व्यय पहले वाला कुल व्यय और बाद वाला कुल व्यय, जब हम वस्तु की कीमत को वस्तु की मांग से मल्टीप्लाई करके निकालें तो दोनों का वैल्यू 2000 आ रहा है। जब दोनों का वैल्यू 2 आ जा रहा है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड E बराबर 1 हो गया। इसी तरह आप, एक और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 कब होगा, और इस वाले पॉइंट को तो मैं आंसर में जब पेड ग्रुप में दूंगा तो पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। एक मैं और एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। मान लिया कि वस्तु का प्राइस 5 रुपया है शुरू में, कुछ वस्तु के 5 रुपया के प्राइस पर वस्तु का जो डिमांड हुआ वो 400 हुआ, ठीक है। जब वस्तु का प्राइस घट करके 4 रुपया हो गया तो उस पर जो वस्तु का जो डिमांड होने लगा वो 600 होने लगा। यानी टोटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग TE से इंडिकेट करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, फर्स्ट P1 इंटू Q1, यानी P1 को Q1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इतने को, तो आपका 2000 हो गया, ठीक है। अच्छा, टी TE2 को निकालिए, ठीक है। TE2 को जब निकालिएगा तो P2 इंटू Q2 लिखेंगे, यानी वस्तु का प्राइस को Q2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 को 600 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 2400 हो गया। यानी यहाँ पर 2000 रुपया आया था और यहाँ पर 2400 रुपया आ गया। समझ रहे हैं ना हम लोग कैसे प्राइस को चेंजिंग होने के बाद क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि TE2 जब हम लोग निकाले थे, ठीक है, तो ये 2400 रुपया हो गया था, और TE1 जब हम निकाले ये 2000 रुपया हो गया था। यानी इसमें कौन ज़्यादा हो गया, यानी TE2 इज ग्रेटर देन TE1, यानी टोटल एक्सपेंडिचर। TE का मतलब क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर, और टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल को भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल दे करके प्रूफ किया कि कैसे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो रहा है, कैसे लेस देन हो रहा है, ठीक है, और कैसे इक्वल हो रहा है। यहाँ पर ज्यामिति मेथड, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड या बिंदु रीति कहते हैं,
ज्योमेट्रिकल मेथड के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि मान लिया जाए कि ये हमारा एक्स एक्सिस है जिस पर हम वस्तु की मात्रा को रखें, वाई एक्सिस पर वस्तु की कीमत को हम लोग रखते हैं और यहाँ पर एक कर्व को ड्रॉ करते हैं। ये कर्व है, ये जो कर्व है किस चीज़ का कर्व है पता है? ये हमारा डिमांड कर्व है, वस्तु की मांग का कर्व है। देखिए यहाँ डी लिखा हुआ है। तो इसी डिमांड कर्व को टच करता हुआ, इसी डिमांड कर्व को टच करता हुआ एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। इस डिमांड कर्व को कहाँ टच किया? आर पे टच किया। यानी ये जो डी डी हमारा डिमांड कर्व है, इसको ये जो लाइन है कहाँ पे टच कर रहा है? आर पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हो गया, निचला भाग बटा ऊपरी भाग होता है। यानी निचला भाग, जैसे आर है ना, इसका नीचे का भाग क्या हो गया? आर बी हो गया, ये आर बी हो गया। ओके। और इसके ऊपर का भाग आर ए, तो इसके ऊपर का भाग ही जो है आर ए हो गया। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर जो हो गया वो हो गया आर बी बटा आर ए। ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ज्योमेट्रिकल मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं। ये हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड है जिसमें हम आर बी यानी निचला भाग और ऊपरी भाग को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। आर बी बटा आर ए, आर बी बटा आर ए जब हम निकालेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किस मेथड से? ज्योमेट्रिकल मेथड से। एक और हम लोग ग्राफ की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक ये कर्व है, ठीक है, ये भी हमारा डिमांड कर्व ही है। ये हमारा डी डी क्या है? डिमांड कर्व है। और यहाँ पर दो लाइन को मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पर मान लीजिए कि एक लाइन ये है ए डैश बी डैश। देखिए यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन हमारा क्या है? ए डैश बी डैश। ठीक है, ये ए डैश बी डैश हो गया और दूसरा लाइन यहाँ पर है ए बी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये जो ए बी लाइन है, ए बी एक टेंजेंट लाइन होता है। ए बी क्या होता है? एक टेंजेंट लाइन होता है। टेंजेंट लाइन का मतलब होता है एक ऐसी रेखा, स्पर्श रेखा इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं। टेंजेंट लाइन को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। तो एक ऐसी रेखा, ठीक है, जो किसी कर्व को किस पॉइंट पे काटती है, काटती नहीं है, टच करती है। देखिए ये जो लाइन है ना, ए बी लाइन, डी डी डिमांड कर्व को, ये जो हमारा डी डी डिमांड कर्व है ये कहाँ पे टच कर रहा है? क्यू पॉइंट पर। और जो ए डैश बी डैश जो हमारा लाइन है, ये जो ए डैश बी डैश जो लाइन है, ये कर्व को कहाँ पे टच कर रहा है? पी पॉइंट पे टच कर रहा है। यानी एक पी पॉइंट पे टच कर रहा है, दूसरा क्यू पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो दो तरीके से आप यहाँ पर देख लिए। बिंदु ए पर क्या निकलेगा? बिंदु ए पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इतना होगा और बिंदु क्यू पर, इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इतना होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका फॉर्मूला मैंने बताया था ना कि निचला भाग बटा ऊपरा भाग होता है। देखिए इलास्टिसिटी का निचला वाला भाग कितना है? ये पी पॉइंट है और यहाँ पे बी है। तो ये पी बी डैश जो हुआ, ये जो पी बी डैश हुआ, पी बी डैश, ये निचला भाग हो गया। और पी ए डैश क्या हो गया? ऊपरी भाग। यहाँ पे पी पॉइंट है और ऊपर में ए पॉइंट है। ठीक है, ऊपर में क्या है? ए पॉइंट है, तो ये निकल गया। इसी तरह इसका भी निकालेंगे। इसका क्या हो गया? निचला भाग कितना हो गया? क्यू बी हो गया। ये हमारा नीचे का भाग हो गया क्यू बी, और क्यू बी क्या हो गया? ऊपर का भाग। तो क्यू से लेके ए तक हम लोग आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक ही कर्व पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को खोज सकते हैं। यानी इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी का इतना भाग हो गया, निचला भाग बटा ऊपरा भाग, और यहाँ पर हो गया निचला भाग क्यू बी बटा क्यू ए। देखिए क्यू बी बटा क्यू ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आप देखिएगा कि एक और
कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एक ही लाइन पर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ड्रॉ कीजिए, यानी वेरियस डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, आप एग्जामिनेशन हॉल में जब आपसे पूछा जाए कि एक कर्व, एक लाइन पर, वन स्ट्रेट लाइन पर, देखिए अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि एक स्ट्रेट लाइन पर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ड्रॉ कीजिए, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन, यहाँ पे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वन, यहाँ पर लेस देन वन, और यहाँ पर इक्वल टू जीरो। क्यों होता है इसके पीछे रीज़न है। देखिए अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जब ज्योमेट्रिकल मेथड से निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है निचला भाग, क्या होता है, निचला भाग यानी लोअर पोर्शन बटा ऊपरी भाग, ऊपरी भाग। आप यहाँ पर देखिएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ जब इन्फिनिटी आ रहा है, अच्छा पहले आप यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन, क्या हो गया, निचला भाग इसका कितना है भाई, मान लीजिए कि यहाँ पर बी पॉइंट है, सपोज डेट यहाँ पर बी है और इस पॉइंट पर यहाँ पर ए है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस पॉइंट पे कितना होगा। देखिए हम लोग ऐसे लिखेंगे आर बी बटा आर ए। क्यों आर बी, देखिए ये जो आर बी है यही तो हमारा निचला भाग है, ठीक है, और आर ए क्या हो गया, ऊपरी भाग हो गया। देखिए आर बी यहाँ से लेके आर बी और यहाँ से लेके आर ए, तो निचला भाग बटा ऊपरी भाग। फिर से यानी आर बराबर जो होगा, निचला भाग कितना होगा, अगर यहाँ पर बी पॉइंट है तो आर बी बटा आर ए, और यहाँ पर मान लीजिए कि ए पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट है, तो ये फॉर्मूला ही होता है इतना, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वन। अब आप आते हैं इस पॉइंट पर कि यहाँ पे इलास्टिसिटी इन्फिनिटी कैसे हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भी है कि हम लोग थोड़ा सा आते हैं, हाँ इलास्टिसिटी इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी का मान कैसे हो सकता है। देखिए यहाँ पर निचला भाग, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट ए है, ए पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालने के लिए निचला भाग कितना हो गया, ए बी हो गया, ये निचला भाग हो गया। ठीक है, और ऊपरी भाग क्या होगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे ऊपर का भाग तो जीरो हो जाएगा ना, तो इसलिए इलास्टिसिटी इन्फिनिटी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, निचला भाग यानी आर बी, यहाँ पर बी है यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ पर ए है, तो आर बी बटा आर ए, आर बी ही रह जाएगा और आर ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आर ए कोई हाइट नहीं ना है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से जब गया तो यहाँ पे आर ए हो जाता है, यहाँ पे कोई ऊंचाई नहीं बचता है, इसलिए जब भागा देंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखते हैं कि यहाँ पर जीरो कैसे आ जाता है, इलास्टिसिटी का वैल्यू जो है यहाँ पर जीरो कैसे आ जाता है, इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पर। देखिए पॉइंट बी पर इलास्टिसिटी का मान जो है, इलास्टिसिटी बराबर जीरो कैसे आ जाता है, तो इलास्टिसिटी के फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं निचला भाग, निचला भाग जानते हैं ना, इलास्टिसिटी का मतलब निचला भाग होता है। अब बताइए आप यहाँ पे कि इस बी पॉइंट पे निचला भाग कुछ है, नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो निचला भाग जीरो हो गया और ऊपर का भाग क्या हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, ऊपर का भाग ए बी हो गया, यहाँ पर अगर ए है तो ऊपर का भाग ए बी हो गया, तो जब जीरो में ए बी से जब डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी का मान जो है जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इलास्टिसिटी का मान ग्रेटर देन वन हो जाता है और यहाँ पर लेस देन वन हो जाता है। चूँकि मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई पॉइंट का नाम हम लोग के रखते हैं, के, और यहाँ पे एल रखते हैं, तो के पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितना होगा, के पॉइंट पर इलास्टिसिटी कितना होगा,
इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हो जाता है निचला भाग बटा ऊपरी भाग। निचला भाग कितना हो गया भाई, तो यहाँ पे के है, यहाँ पर मान लीजिए कि बी पॉइंट है, यहाँ पे बी छूट गया है, तो यहाँ पे निचला भाग के बी हो गया और ऊपरी भाग कितना हो गया, ऊपरी भाग यहाँ पर ए था ना, तो ऊपरी भाग यहाँ पर के ए हो गया। यानी के बी तो ज़्यादा है ना, आप देखिएगा के बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बी है, लेकिन के ए जो है यहाँ से यहाँ तक मात्र के ए है। यानी कहने का मतलब है कि इलास्टिसिटी जो हो गया वो ग्रेटर देन 1 हो गया। क्यों ग्रेटर देन हो गया, क्योंकि के बी का जो वैल्यू है वो के ए के वैल्यू से ज़्यादा है। के बी इज ए ग्रेटर देन के ए। यहाँ पर हमारा के है, यहाँ पर हमारा ए है, यहाँ पर बी है। ठीक है, एक बार में चीज़ें 100% समझ में नहीं आएगी। अब जितनी भी बातें मैं बोला हूँ, अगर मैं लैंग्वेज में जो पीडीएफ आप पढ़ेंगे, जो भाषा के रूप में दिया जाएगा, उसे पढ़कर आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कितने तरीके से मेज़रमेंट किया जाता है उस चीज़ को हम लोगों ने समझ लिया है। हम लोगों ने 3 मेथड को पढ़ा, प्रतिशत विधि पढ़ा, प्रतिशत मेथड पढ़ा, प्रतिशत विधि। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था पॉइंट मेथड। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पॉइंट मेथड। और तीसरा जो हम दूसरा मेथड जो हम लोग पढ़े थे टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। और थर्ड नंबर में हम लोग पढ़े थे ज्योमेट्रिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है, जिसे हम लोग पॉइंट मेथड भी कहते हैं। इसी 3 पॉइंट को हम लोग देखें। ठीक है, तो एक बार में कोई भी चीज़ 100% नहीं होगी। जब आप बार बार सुनेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी। और इकोनॉमिक्स तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पेपर है ही, लेकिन मैं जितने अच्छे तरीके से समझाया हूँ, अगर आप ध्यान से सुनेंगे और मेरा लॉन्ग पीडीएफ को पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे।